अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। मशहूर मुहावरा है सज्जी दिखाकर खपी मारना, यानी पहले उम्मीद दिलाओ, तसल्ली दो और फिर ऐसा वार करो कि सामने वाला संभल ही ना सके। अब मुल्क के अवाम के साथ इस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ है जैसा कि चंद दिन पहले तक ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद जुमे के रोज़ पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 100 रुपये तक इजाफा हो सकता है। लोग पहले ही इस खबर से परेशान थे, घरों में हिसाब किताब शुरू हो चुका था, रिक्शा ड्राइवर्स अपने रोजगार के बारे में सोच रहे थे, मोटरसाइकिल सवार अपने माहाना बजट का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन शायद किसी ने भी यह अंदाजा नहीं लगाया था कि पेट्रोल में 100 रुपए का जिक्र दरअसल अब इजाफा नहीं, महज एक झलक थी और असल झटका अभी आवाम को देना बाकी था। फिर अचानक ऐलान हुआ और ऐलान भी ऐसा आया कि जिसने पूरे मुल्क को हैरान और परेशान करके रख दिया है। और यूँ हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 24 पैसे और डीजल की कीमत में 184 रुपये 49 पैसे का होशरुबा इजाफा कर दिया है। इस इजाफे के बाद पेट्रोल की मजमूई कीमत 458 रुपये 41 पैसे जबकि डीजल की मजमूई कीमत 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची है। इसी हवाले से वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने सादर किया। जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसास कल से लागू कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ कोशिश ये की गई कि डीजल जो हमारे काश्तकार के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही करीबी किरदार और जुज रखता है, उसके अंदर कम से कम बढ़ावा आगे पास किया जाए और उसकी नई कीमत को 520 रुपये 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। अब ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि ये एक ऐसा फैसला है जो बराह रास्त हर घर के चूल्हे, हर दुकान के किराए और हर मजदूर की कमाई को मुतासर करता है। ऐसे में महंगाई का ये धमाका आवाम पर कहर बनकर टूटा है। एक ऐसे वक्त में जब लोग पहले ही बिजली, गैस और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों के बोझ तले दबे हुए हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये रिकॉर्ड इजाफा एक और इम्तहान बनकर सामने आया है। जाहिर है सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों से लेकर खेतों में चलने वाली तमाम मशीनरी उसी ईंधन से चलती है। जब यही ईंधन महंगा हो जाए तो मईशत के तमाम पहियों की रफ्तार मुतासर होती है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत इस फैसले का दिफा करते हुए कह रही है कि मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई और पाकिस्तान को भी इसी आलमी रुझान के मुताबिक मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। हुकूमती मौक़िफ़ यह है कि अगर आलमी मंडी में कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान जैसे दरामदी तेल पर इन्हिसार करने वाले ममालिक के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई हुकूमत के पास कोई और रास्ता नहीं था? क्या हुकूमत टैक्सेस में कमी करके, पेट्रोलियम लेवी कम करके आवाम को कुछ रिलीफ नहीं दे सकती थी? माशी माहिरीन का कहना है कि ऐसे हालात में हुकूमतें अमूमन आवाम पर बोझ कम करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ उल्टा मंजर दिखाई दे रहा है। जैसा कि हुकूमत की जानिब से फी लीटर पेट्रोल पर 211 रुपये से टैक्सेस और मुनाफा लेने का इंकशाफ हुआ है। और वजारत तवानाई की दस्तावेज़ात के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 46% टैक्सेस शामिल है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 247 रुपये 15 पैसे फी लीटर है और इस पर शहरी 211 रुपये 26 पैसे सिर्फ टैक्स अदा करते हैं। इसी तरह डीजल की एक्स रिफाइनरी प्राइस 461 रुपये 23 पैसे फी लीटर है और इस पर हर शहरी 59 रुपये 12 पैसे टैक्स अदा करता है। अब यहाँ एक और पहलू भी काबिल गौर है। जैसा कि गुज़श्ता दिनों 2 मौके ऐसे आए जब हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाने का ऐलान किया था। उस वक्त इस फैसले को अवामी रिलीफ के तौर पर पेश किया गया, लेकिन अब जब कीमतों में अचानक इतना बड़ा इजाफा हुआ है तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो दोनों फैसले सिर्फ एक वक्फा थे और असल इजाफा अब एक ही झटके में कर दिया गया है। आवाम के ज़हन में यही सवाल गर्दिश कर रहा है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा करना ही था तो पहले आवाम को उम्मीद क्यों दिलाई गई? अब यही वजह है कि अवामी और सियासी सतह पर भी इस फैसले पर शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। लेकिन हुकूमत खित्ते की कशीदगी को हथियार बनाकर कीमतें बढ़ाने का जवाब पेश कर रही है। लेकिन माजी में जब यही हुक्मरान ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त अगर पेट्रोल की कीमतों में चंद रुपये भी इजाफा हो जाता तो इनकी जानिब से सख्त बयानात और शदीद तनकीद का तूफान खड़ा हो जाता। हुक्मरान माजी में पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर क्या कुछ कहा करते थे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। 12 रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला? वज़ीर ममलकत बराए कौमी सकाफत व विरसा हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा साहब। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। रात की तारीकी में पेट्रोल बम गिराने के ताने देते थे। रात की तारीकी में 18 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो आप हुकूमत को शर्म दिलाते थे। आज जब पेट्रोल की कीमत 458 रुपये 24 पैसे हो गई है तो किसको शर्म दिलानी है?
किसको ताना देना है, किसको तनकीद का निशाना बनाना है, आप ही कुछ एडवाइस करें सर। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। मैं आपकी पेशेंट ऑडियंस 2-3 मिनट की चाहूँगा, चूँकि आपने जो इंट्रो दिया मैंने वैसे आज जितने भी शोज़ उसमें ये तय किया है कि मैं, चूँकि ये एक ज़ाहिर आवाम पे बहुत बड़ा बोझ है और मैं इसकी कोई वजाहत या कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता जिससे ये लगे कि शायद हम आवाम के ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, उनके ज़ख्मों को कुरेद रहे हैं। सिर्फ ये आपके सामने ज़रूर रखूँगा कि एक तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से ये जिस तेज़ी से इजाफा हुआ है इसी तेज़ी से वापस आएगा, बस सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन चूँकि आपने पूरा इंट्रो दिया, एक तो ये कि माजी में कभी पाकिस्तान और पूरे ख़ित्ते में इस तरह की सूरत हाल नहीं हुई कि आपने हरमस बंद हो जाए, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल का फ़र्क इतना ज़्यादा बढ़ने का ख़दशा हो, आपकी इकॉनमी जो बर्दाश्त ना कर सकती हो। लेकिन फिर भी जो कीमतें बढ़ी हैं, मैं समझता हूँ कि आवाम पर एक बहुत बड़ा बोझ है। और बीइंग द मिनिस्टर कि मैं इसकी आपके सामने जस्टिफिकेशन बयान करूँ, मैं इसकी पूरी अनकंडीशनल अपॉलॉजी के साथ सिर्फ यही कहूँगा कि एक मुश्किल फ़ैसला है जो कि हमने बिल्कुल दिल पे पत्थर रख कर किया है और ज़ाहिर है आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। जो ज़ाहिर है ख़ास तौर पर वो शख्स जो डेली 1000 या 1500 या 2000 की जो है वो रोज़ी रोटी कमाता है, उसके लिए फिर ज़ाहिर है इस रेट पर पेट्रोल डलवाना, डीजल डलवाना। लेकिन ज़ाहिर है चूँकि अगर आपने मुझसे फैक्ट्स जानने हैं तो ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ना तो एक मामला है, उससे भी बड़ा मामला आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल के फ़र्क का है। यानी अगर आपका इंपोर्ट बिल पहले $32 अरब था, अगर वो बढ़कर 40, 45 या $52 अरब हो जाए, एक्सपोर्ट आपकी वहीं खड़ी हुई है, यानी डॉलर आपका $45 अरब बाहर जा रहा हो, आल $30 अरब रहा हो या $28 अरब रहा हो। अभी रेमिटेंसेस का भी फ़र्क आना है, ज़ाहिर है पूरे मशरिक़ी वस्ता से तकरीबन 5% आपकी रेमिटेंसेस आती थी, वो भी रुकेंगी, ज़ाहिर है वहाँ जंग की सूरत हाल है। तो गुजारिश ये है कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिर है हमारी इकॉनमी इस चीज़ की मुतामिल नहीं हो सकती थी, लेकिन ज़ाहिर है गरीब आदमी के लिए ये जस्टिफिकेशन एनफ नहीं है और ना ही गरीब आदमी ने हमें इस वजह से वोट दी है। अब हुज़ैफर साहब, आवाम जानना चाहते हैं ना कि कुछ बोझ हुकूमत भी बर्दाश्त करती, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में क्यों ना हो। अब 161 रुपये फ़ी लीटर की जो पेट्रोलियम लेवी है, कम से कम उसमें ही कोई कमी, मतलब वो एटलीस्ट पास ऑन ना करते तो वो बोझ जो आम आदमी बर्दाश्त कर रहा है, कम से कम उसके घर का चूल्हा चल जाता, वो जो घर का किराया दे रहा है वो किराया देने में आसानी हो जाती, रेंटल माध्यम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम वो पास ऑन इम्पैक्ट ना होता जितना अब पास ऑन हो रहा है। तो कम से कम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही कुछ ना कुछ कमी कर लेते या आवाम को वो बोझ पास ऑन ना करते तो बेहतर नहीं था। जी बहुत शुक्रिया रेहान तारिक साहब। गुजारिश ये है कि मैं आपसे 1-2 मिनट मज़ीद चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको और आपके व्यूअर को ये समझा सकूँ। सबसे जो अहम कोर मामला है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का या उसकी तरसील का नहीं है, उससे भी अहम मामला जो है वो आपका इंपोर्ट बिल के इजाफे का है। और जो आप बता रहे हैं लेवी, वो तो ज़रा एक IMF का प्रेशर है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर हम उसको ना भी बढ़ाते, इस यानी हुकूमत का मकसद ये है इस सूरत हाल के अंदर कि जिनको ज़ाहिर पेट्रोलियम मसनूआत नागुज़ीर है इस्तेमाल करना, वो तो ज़रूर ख़रीदें, लेकिन कीमतें इस नहज पर हों कि लोग जो लग्जरी के लिए, जिस तरह हमने भी 2-4-5 दिन के लिए छुट्टियां दी, लोग शुमाली इलाका जात चले गए, पिछले साल के मुकाबले में इस महीने 18% ज़्यादा जो है उसका पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील और सेल हुई। तो गुजारिश ये है कि मकसद ये था कि आपके लोग कम पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल करें, और ये कोई मुज़ाहिका खेज़ बात नहीं है, एक जेन्युइन बात है। आपकी इकॉनमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। लेकिन उसके लिए तो आसान हल ये था ना सर कि जो लग्जरी कार्स ड्राइव कर रहे हैं या फिर जो अशराफिया का प्रोटोकॉल है वो कम कर दिया जाता और उसके ऊपर को बैन लगा दें कि ये इतने सीसी से ऊपर की गाड़ी सड़क के ऊपर नज़र नहीं आएगी कम से कम अगले 5-6 महीने के लिए। तो वो तो चलिए समझ आता है, लेकिन फिर अवाम फिर जानना चाहते हैं कि हुकूमत के प्रोटोकॉल्स, शय खर्चियाँ उसी तरीके से जारी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सड़कों पर फुर्राटे भरती हुई गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, उसमें आम आदमी का क्या कसूर है सर? जी बहुत शुक्रिया रेहान साहब, बिल्कुल ये काबिल अमल तजवीज़ है जो आपने फरमाई कि अगर 4 व्हील गाड़ियाँ मुकम्मल ही बैन हो जाती, जो प्राइवेट 4 व्हील गाड़ियाँ हैं, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाते हैं, एक अच्छी तजवीज़ है, काबिल अमल तजवीज़ है। लेकिन ज़ाहिर है जब कैबिनेट में 50 लोग बैठे हुए होते हैं, वज़ीर-ए-आज़म चेयर कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा तो उन 50 लोगों का और वज़ीर-ए-आज़म का पॉलिटिकल कैपिटल ऑन स्टेक होता है। और कोई हुकूमत ये नहीं चाहती वो ऐसा फैसला करे कि फिर आवाम में जाना मुश्किल हो या अवामी रिएक्शन जो है शदीद हो और उसका बैगेज उसे कैरी करना पड़े। आपकी अच्छी तजवीज़ है। दूसरा, आपने कहा कि
फराटे भरती हुई गाड़ियां देखें, फेडरल गवर्नमेंट ने तो मुकम्मल अपना प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया है। गाड़ियां बिल्कुल जो है वो उनको जो सरकारी फ्यूल था वज़रा को वो ख़त्म कर दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू गो। सूबों ने भी मज़ीद काम करना है इस पर। लेकिन बात वही है कि जो चीज़ें आप बता रहे हैं, ज़ाहिर है अगर आवाम पर एक बोझ डाला जा रहा है तो आपको मजीद नजर आएगा। हम तो आपके सामने हम्बल सबमिशन इसलिए रख रहे हैं कि आप जब कैबिनेट में बैठे हो तो कम से कम ये तो कहे ना, वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो कम से कम वो जो वुज़रा है वो ये फैसला करे और प्रेसिडेंट सेट करे आम आदमी के लिए कि हम अपनी जो 4 व्हीलर गाड़ियां हैं वो घरों में ज़रा रख देंगे, 6 महीने के लिए बंद करेंगे तो हम ज़रा टोयोटा करोला पे आ जाएंगे। आपको याद होगा ना सर, मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने एक फैसला किया था FX गाड़ियों वाला, उसके बाद उन पर कैसे नज़ला गिरा, फिर ब्यूरोक्रेसी ने कैसे मानने से इनकार कर दिया और फिर उस वज़ीर आज़म के साथ क्या हुआ था आपको पता है। लेकिन ज़ाहिर है मुश्किल फैसले तो हुकूमत को लेने पड़ेंगे और खुद लेने पड़ेंगे, उसको पहले अपने आप के ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर ही कोई बात बनेगी ना सर। नहीं, ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है। मैं समझता हूँ आपने जो बातें कही हैं मेरे दिल की आवाज़ है। मैं भी ये समझता हूँ कि जो 7 ज़रा कीमतें बढ़ी हैं वो अपनी जगह, लेकिन ज़रा इंपोर्ट बिल को मज़ीद भी कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये अच्छी तजावीज़ हैं कि हम जितने भी वुज़रा हैं या जितनी भी उनकी मिडिल क्लास के लोग भी हैं, जो आप जो है वो 4 व्हील गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पर ना आएँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल करें, या नागुज़ीर बहुत ज़्यादा हो तो ज़रा एक गाड़ी में 5 अफराद जो है वो ट्रैवल करें। तो ये बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं, जस्टिफाइड हैं और हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, इसके बगैर चारा होगा नहीं। क्योंकि अगर जंग मज़ीद चलती है, अब ये तो नहीं हो सकता कि फर्दर मज़ीद कीमतों में इजाफा करें और इंपोर्ट बिल को मज़ीद रोकने की कोशिश करें कि उसमें इजाफा ना हो। तो ज़ाहिर सारे मैयर हमें मज़ीद फर्दर लेना होंगे जो फेडरल गवर्नमेंट ने लिए। जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट ने तनख्वाहों पे कट लगाया, वुज़रा को तनख्वाहें देना बंद की, वुज़रा के साथ प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ ख़त्म कर दी, वुज़रा को सरकारी फ्यूल ख़त्म कर दिया, ये ज़ाहिर है मेरे ख्याल से हमें अक्रॉस दी बोर्ड पूरे मुल्क में नाफिज करना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं। और कोई इसकी मेरे पास, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि चूँकि मामला इतना हसास है और आवाम में इतना गम गुस्सा मौजूद है, दुख मौजूद है, तो उसकी बार बार मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा कि मैं आपके हर सवाल पे दलील के साथ जवाब दूँ। मैंने तो पहले आपसे कहा कि ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है और इसमें ज़ाहिर है अब हम सबको मिलकर इसको साथ लेकर चलना होगा। और लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे मेरी खुद वज़ीर आज़म साहब से चूँकि इस मौजू पर डिस्कशन रहती है, तो ये बड़ा टेम्परेरी इजाफा है और जिस तेज़ी से कीमतें ऊपर गई हैं उसी तेजी से कीमतें इंशाल्लाह नीचे आएंगी। अब आप, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि इसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं बनती, लेकिन जाहिर है मैं अगर जस्टिफिकेशन आप देते तो मैं ज़रूर आपसे कहता कि पेट्रोलियम लेवी तो IMF की कोई कंडीशन नहीं है ना कि पेट्रोलियम लेवी ही एक टैक्स है जो आपने बढ़ाना है, और भी ज़ाहिर टैक्स टू GDP रेशो को मेंटेन रखने के लिए और कई तरह के तरीके हैं, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बचा है जिस पर डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेस वसूल किए जाए। अच्छा, जहाँ तक बात है सब्सिडीज़ की और टारगेटेड सब्सिडीज़ देने की, अब उसको कैसे किया जाएगा? हमने देखा वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया कि 2000 रुपये जो रजिस्टर्ड बाइकर्स हैं उनको दिए जाएंगे, तो इसको देने के तरीक़ेकार क्या होगा? मतलब एक तो BISP का डेटा आपके पास मौजूद है एज एन ऑथेंटिक डाटा, जो हमने देखा कि कोविड के या पैंडेमिक के दिनों के अंदर भी जो डेटा है मुरतब किया गया, तो ये कवर जो सब्सिडी कवर है वो कैसे दिया जाएगा और इसको टारगेटेड सब्सिडी को आम आदमी तक पहुंचाया कैसे जाएगा? इस हवाले से सोचा है हुकूमत ने कुछ? जी बिल्कुल सोचा है रेहान साहब। एक तो ज़रा मुश्किल फ़ैसला है, बहुत कम वक्त में बड़े मासेस को ज़रा आपने सब्सिडी देनी है। पहली बात तो ये कि मेन तो बाइक्स पे है, 20 लीटर का उन्हें दिया है कि भाई वो 20 लीटर जो है एक महीने में उन्हें दिया जा सके और 100 रुपये का कैप है। वो आसान फार्मूला है। तो एक्साइज ज़्यादातर बाइक्स ये नहीं है कि सिंध की बाइक पंजाब में चल रही हो, इक्का दुक्का ही होंगी, पंजाब की अपनी बाइक से चल रही होती है, लोगों ने वहीं रजिस्टर्ड कराई हुई होती हैं। एक्साइज का डेटा ऑनलाइन है, वो डेटा फराहम कर दिया जाएगा और आप अपनी जिस तरीके से KPK ने इसका आगाज़ किया था, एक अच्छी उनकी ये एफर्ट थी कि आपने बाइक की रजिस्ट्रेशन बुक लेकर जानी है, रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर जाने, उसी के ऊपर आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड होंगे और वही डेटा जो है मुरतब कर दिया जाएगा। उस पर जो है आपको जो है वो 20 लीटर और 100 रुपये की कैप मिल जाएगी। दूसरा, ट्रांसपोर्ट के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने वो तो पंजाब ने पूरे सूबे में कर दिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी भी चलती हैं सब पर मुकम्मल यानी सब्सिडी दे रहे हैं, मुकम्मल मुफ्त होगी। और इस्लामाबाद में ज़रा जो आपकी मेट्रो बस चल रही है उसके ऊपर मुकम्मल सब्सिडी दे दी गई है, उसको मुफ्त कर दिया गया है। इसके अलावा भी वज़ीर आज़म साहब ने जो है 1-2 और मीटिंग्स रखी हुई हैं, उसमें मज़ीद भी गौर किया जाएगा कि जो पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों के में इजाफे से अशिया खुर्दनोश पर जो इम्पैक्ट आएगा उस पर भी एक मेजर सब्सिडी देकर कम से कम गरीब आदमी की जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं उसकी जो है वो गम पोशी करें इसमें।
और उसका साथ दें इसमें। बट अगेन 2000 रुपए भी ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ होगा, उससे आम आदमी का मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लास्टली जो पैंडेमिक के दिनों में हमने देखा कुछ स्मार्ट लॉकडाउन या कंप्लीट लॉकडाउन, तो जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वर्क फ्रॉम होम पर चलाने की या पार्शली चलाने के हवाले से भी कोई फैसला हुआ है? जी, इसके हवाले से सबसे अच्छी तजवीज़ थी कि लॉकडाउन कर दिया जाता और ख़ास तौर पे लॉकडाउन के ज़रा अक़साम तय कर ली जाती, और वही था कि जो सबसे ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन जो प्राइवेट गाड़ियां करती हैं उनको बैन कर दिया जाता। लेकिन उस पर मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, चारों सूबों ने एतराज़ किया था। मरकज़ तो ये चाहता था, लेकिन ज़ाहिर है हर सूबा अपनी 2 इंच की मस्जिद बनाकर बैठ जाता है, और वो ज़ाहिर है फिर उस मीटिंग में जो लास्ट वीक हुई, उस मीटिंग में चारों सूबों ने कहा नहीं जी इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और पब्लिक मानेगी नहीं। KPK के वज़ीर आला ने भी यही कहा, सिंध के वज़ीर आला ने यही कहा, बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने कहा, पंजाब ने भी यही कहा इवन के। और अब आप देखें कि अब आप सब दोस्त, इवन की पब्लिक, मैं जो ट्विटर देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जी आप इससे बेहतर लॉकडाउन ही कर देते अगर आपको मसला ज़्यादा इंपोर्ट बिल का भी ज़्यादा खतरा मौजूद था। यानी 200-400-500 अरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत मजीद भी दे रही थी, लेकिन इंपोर्ट था कि अगर आपका इंपोर्ट बिल ऊपर चला जाएगा तो आप तो कोलैप्स कर जाएंगे, आपका रुपया जो है वो आसमान पे चला जाएगा, डॉलर की कदर बढ़ जाएगी, और ज़ाहिर है सारी चीज़ें जो है वो उससे लिंक्ड है और आपके रिजर्व्स ख़त्म हो जाएंगे मुल्क में। तो गुजारिश ये है कि अब सब लोग कह रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है। मेरे ख्याल से हमें दोबारा इस पर सर-ए-नौ मैं वज़ीर साहब से गुजारिश करूँगा, गौर करना चाहिए कि अगर लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कोविड को हम रेप्लिकेट कर देंगे, जो मौजूदा हालात में जिसका ताल्लुक पेट्रोलियम और डीजल से है, यानी पेट्रोल और डीजल की मसनूआत से, उसको कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल से अच्छी तजवीज़ है ये। ठीक। अब मैं चाहते हुए आम आदमी की जो तासुरात है इस वक्त पब्लिक पल्स, क्योंकि आपने 2-3 बार कहा कि वज़ीर आज़म साहब तक आप ये मैसेज पहुँचाएंगे, तो अवाम क्या सोच रहे हैं ज़रा ये भी वज़ीर आज़म साहब तक पहुँचाइएगा। ज़रा मैं दिखाता हूँ, सुनवाता हूँ कि पब्लिक की इस वक्त पल्स क्या है या वो कितने मजबूर है। सुनवाइए जी। सर, इससे बहुत मुल्क के लिए मुश्किल हो जाएगा, बेरोजगारी आएगी, इससे महंगाई आएगी, इससे हर चीज़ की कॉस्ट पे इम्पैक्ट करेगा। ये बच्चे पाले, गाड़ियाँ पाले, क्या करें? गरीब लोगों के पास रोटी ही नहीं है, ना सालन के पैसे मिल रहे हैं, ना रोटी के पैसे मिल रहे हैं। गरीब तबाह बर्बाद हुआ है। गरीब आदमी तो मर गया है। हुकूमत को खुद शर्म आनी चाहिए, और इस तो अलावा की कह सकते हैं। घी भी बंदा नहीं ले सकता, आटा भी बंदा नहीं ले सकता, पेट्रोल भी नहीं डलवा सकता, गरीब आदमी कहाँ जाए? यार इतनी महंगाई कर दिया, बंदा क्या करे? ये तो खुदकुशी करने के अलावा और कोई हल भी नहीं है। अभी पेट्रोल पाइए कि रोटी खाइए, की कर सकते गरीब आम? इन्होंने अल्लाह पूछूगा। हुकूमत कहे साढ़े आटम बंब सुटे, अभी मारते जाइए। जी हुज़ैफा रहमान साहब। जी, मैं ये सारी चीज़ों को सहमत हूँ। मैं एक अवामी आदमी हूँ, पब्लिक पल्स का मुझे अंदाज़ा है, और ज़ाहिर लोगों का गम गुस्सा शदीद है। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसकी बस यही हम लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश कर सकते हैं कि ये एक बहुत ही महदूद मुद्दत के लिए जो इजाफा है, इसको इंशाअल्लाह ताला दोबारा साहब का जगह पर लेकर आएंगे, और आप लोगों की हमें परेशानियों का भी एहसास है, और हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इसका जो इम्पैक्ट है पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों का, जो बकिया शोबों में पड़ना है, शेख और दोनों पे, अद्वियात पे, कंस्ट्रक्शन के शोबे पे, उसको जितना मिनिमाइज़ कर सकें, और गरीब आदमी की जितनी भी सहूलत में हम इजाफे का जो अपना हिस्सा है वो डाल सकें, वो डालें। लेकिन ये है कि ये बड़े ही विद अ वेरी हैवी हार्ट हमने डिसीजन किया है, और मुझे और हुकूमत पूरी को पूरा एहसास है कि गरीब आदमी इस वक्त शदीद अज़ियत और कर्ब से गुजर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब। वज़ीर ममलिकत बराए कॉमर्स साहब हुज़ैफा रहमान साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर हाथ जोड़ लिए हैं, और हाथ जोड़कर आम आदमी से माफ़ी भी मांग रहे हैं। क्या ये हाथ जोड़ना आम आदमी को कबूल होगा, या उससे उसके घर का चूल्हा जल जाएगा, या वो घर का किराया दे देगा? ये तो अब आम आदमी और जाने, और हुकूमत का मामला है। बरकैफ हुकूमत इस पर हाथ जोड़ रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो जो इम्पैक्ट पास ऑन हुआ है, ज़ाहिर है ये ग्लोबल फिनोमेना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर इनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। जो पाकिस्तान में आम आदमी तक इसका इम्पैक्ट पास ऑन हुआ है, ये रियलिस्टिक है, या आपको लगता है कि हुकूमत ने प्राइसिंग ज़्यादा कर दी? आप ट्रेंड देखें पिछले 1 माह का, तो जब ये वॉर शुरू हुई थी तो तकरीबन $80 के लगभग पर बैरल पेट्रोल चल रहा था, ऑयल प्रोडक्ट्स, क्रूड जो है। फिर अचानक शूट अप किया, 130 तक गया, वापस आया, वॉलेटाइल है, लेकिन अभी भी कोई 115-16 के आसपास वो उसकी एवरेज प्राइसिंग चल रही है। पाकिस्तान जो है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, ब्रेंट से
उनकी बजाय जो मिडिल ईस्ट के स्टैंडर्ड हैं, दुबई के, ओमान के, सिंगापुर के, उसकी एवरेज पर ख़रीदता है। तो पाकिस्तान के लिए तकरीबन $40 की इंक्रीज़ हुई है 30 दिन के अंदर। इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या इतना है? खित्ते में अगर हम देखें तो जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, हम उनसे तकरीबन कोई 30% हमारी प्राइसिंग ज़्यादा है इस वक्त करंटली। सो ये फ्यूचर पे होता है कि हम देखते हैं कि फ्यूचर में अनसर्टेनिटी कितनी है। सो पाकिस्तान की प्राइसिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर इनडायरेक्ट टैक्सेशन का है, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर ये जो भी नई प्राइस है पेट्रोल की 458 रुपये, इसके अंदर 161 रुपये का एक डायरेक्ट टैक्स है जिसको पेट्रोलियम लेवी कहते हैं, 22-24 रुपये का एक और टैक्स है कस्टम्स ड्यूटी का, फिर 2.5% एक कार्बन लेवी है। तो मिला जुला के इसके अंदर तकरीबन 50% तो टैक्सेस है। अब हुकूमत के पास 3 चॉइसेस होती हैं। पहली चॉइस है कि आप कुछ शॉक आप एब्जॉर्ब करें, आप टैक्स ना बढ़ाएं, कुछ आप आवाम को पास ऑन करें, और कुछ आप डिमांड को कम करें। तो ओवरऑल मैकेनिज्म से ऐसी गैर मामूली सिचुएशन को डील किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने तकरीबन सारा बर्डन कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन किया। तो हारून शरीफ साहब, देखिए पेट्रोलियम लेवी पे अगर बात की जाए तो फिर हुकूमत ये कहती है कि हम क्योंकि IMF प्रोग्राम में हैं तो बामरी मजबूरी हमें ये पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी है। जो टैक्सेशन है वो IMF की कंडीशंस है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर IMF हमसे नाराज़ हो जाएगा। तो क्या ये जो रीज़न है या आर्ग्यूमेंट है हुकूमत की तरफ से वो जस्टिफाइड है? जी, ये पार्टली दुरुस्त है, पार्टली बिल्कुल गलत है, क्योंकि IMF आपको ये नहीं कहता कि आप पेट्रोलियम लेवी लगाएं। IMF ये कहता है कि बजट के खसारे को आप इस रेंज में लेकर आएं और अपने टैक्सेस टू GDP की रेशो को यहाँ तक बढ़ाएं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम टैक्स कैसे बढ़ाते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो फ्लॉ है टैक्सेशन सिस्टम का, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है कि हम प्रॉफिट्स पर टैक्स नहीं लगाते, हम ये इनडायरेक्ट लेवीज के थ्रू, मशीनरी की इंपोर्ट के थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस से टारगेट्स पूरा करते हैं। अब क्योंकि हमने IMF से एक टारगेट अग्री किया हुआ है, अब वो हमारे ऊपर है कि हम नए टैक्सेस बढ़ा लें, ज़रात पे लगा दें, ट्रेडर्स पे लगा दें, रियल एस्टेट पे लगा दें, या हम पेट्रोलियम लेवी बढ़ा लें। सो अब जब IMF देखता है कि हुकूमत जो है करंटली बाकी टैक्सेस को तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, तो उन्होंने तो अपना टारगेट पूरा करना है, वो उनसे सवाल करते हैं कि ये कैसे पूरा होगा। तो वहाँ पर हुकूमत के जो है ना फिर हाथ बन जाते हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसी जो है टैक्स की वो बहुत फ्लॉड है हिस्टोरिकली। तो सर, व्हाट अदर ऑप्शंस गवर्नमेंट वाज लेफ्ट विद? अगर हुकूमत ये ना करती तो क्या करती? आप ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वहाँ पे कोई थोड़ा सा उसको प्रोपोर्शनेट किया जा सकता था, अब वहाँ पे कोई क्वेश्चन अवेलेबल था आम आवाम के लिए? जी देखिए, अवाम के लिए जो कुशनिंग होती है ना, आपको अभी तक हमने कोई इतने गैर मामूली जंग के हालात हैं खित्ते में, हमारी जो है एक मैसेजिंग जो है वो होनी चाहिए कि ये इमरजेंसी की सूरत हाल है, हमने इन्हिसार जो है तेल पे कम करना है, और उसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स, मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा, जैसे अब 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों को 6 माह के लिए बैन कर दें तो क्या क़यामत आ जाएगी। देखिए ना, जहां जहां पेट्रोल हो रहा है, कम से कम अपनी खपत को 25% अगर आप कम कर लें तो वही इम्पैक्ट फिर आपको प्राइसिंग में पास ऑन नहीं करना पड़ता। जो सेक्रीफाइस करने के लिए इशराफिया करेगी तो लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे इमीडिएटली। दूसरा, मैंने जैसे अर्ज किया कि जैसे गवर्नमेंट अपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वगैरह को डिफर कर रही है, उसको डिफर करके वो पैसा थोड़ा कुछ माह के लिए लोगों के लिए कर दें, तो इसको आप कम्बिनेशन करके मेरे हिसाब से कुछ कम किया जा सकता था। लेकिन ये एक एक्सटर्नल शॉक है, इसका हुकूमत के हाथ में रिलेटिवली कंट्रोल कम है, और इस मामले में मैं उनको अननेसेसरीली ब्लेम नहीं करता हूं। लेकिन जिस तरीके से किया गया है, अगर आप ग्रेजुअल करते रहते तो लोग प्रिपेयर्ड होते। जो सडनली आपने किया, एक हफ्ता पहले का नहीं करेंगे, अब किया है, इसलिए सरप्राइज का एलिमेंट और रिएक्शन ज्यादा आ रहा है, और इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर, इंटरेस्ट रेट्स पर, सेंसिटिव प्राइसेस ऑफ इसेंशियल्स पर
बहुत जल्दी विजिबल हो जाए। देखिए, ये खित्ते में बदलती हुई जो सूरत हाल है उसी तनाजुर में ये प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो अभी तो एस्केलेशन भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ये अनसर्टेनिटी लूम्स, अभी भी गैर यकीनियत तो मौजूद है। तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड ही देखेंगे हम फ्यूचर में भी, क्योंकि अब तो 7 डेज़ बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन करना होता है। तो आपको लगता है कि अभी इसके बाद भी अभी हुकूमत को ये प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी? जी, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वॉर कौन सी शेप लेगी। अगर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, डिसरप्शंस बढ़ जाती हैं, तो आपके पास चॉइस नहीं है। लेकिन मेरी अभी भी राय ये है कि हम इसकी पेट्रोलियम मसनूआत की डिमांड को कम करें, ताकि उसकी जब डिमांड कम होगी तो अगर हमारे पास 21-22 दिन के रिजर्व्स हैं वो 35-36 दिन पे चले जाएंगे और कुछ कुशन आएगा, बजाय इसके कि आप बिजनेस एज यूजुअल करते जाएं। आप गाड़ियां भी चलाएं, प्रोटोकॉल्स भी लें, लोग भी फिरते रहें, पिकनिक्स पर भी जाएं। आपको जो है इसका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, ताकि लोगों को कुछ सेक्रीफाइस करने का जंग का माहौल है, ये कोई ऑर्डिनरी माहौल नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल मस्ट चेंज अकॉर्डिंगली, फिर ही। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईरान के खिलाफ जारी जंग ने अमरीका को दाखिली और खारजी सतह पर शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। ये जंग ना सिर्फ अमरीकी फ़ौज की ताकत और वसाइल के लिए एक संगीन आजमाइश बनी हुई है, बल्कि वाशिंगटन के अंदर एग्जीक्यूटिव और फौजी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात को भी वाज़ेह कर रही है। अब इसी पस मंज़र में अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रेंडी जॉर्ज को ओहदे से हटा दिया है, जिसने अमरीकी फ़ौजी हल्कों के साथ साथ सियासी मंजरनामे में भी हलचल पैदा कर दी है। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान के खिलाफ मुमकिन ज़मीनी हमले की पेचीदगियाँ और ख़तरात बढ़ रहे थे और फौजी क़यादत और सदर ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात नुमायाँ हो चुके थे। जनरल रेडी जॉर्ज एक इंतहाई तजुर्बाकार अफसर तस्वुर किए जाते हैं, जिन्होंने पहली खलीजी जंग, इराक और अफगानिस्तान में खिदमात अंजाम दी हैं। लेकिन अमरीकी मीडिया के मुताबिक वो सदर ट्रंप की ईरान पॉलिसी के मुकम्मल नफाज से मुतमईन नहीं थे। अब देखा जाए तो यहाँ ये नुकता नहायत अहम है कि ईरान के खिलाफ ज़मीनी ऑपरेशन अमरीकी फ़ौज के लिए इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान की जोग्राफियाई साख्त, शहरी आबादी और अस्करी तैयारी ऐसी है जो किसी भी बराह रास्त हमले को पेचीदा बना सकती है। ऐसे हालात में फ़ौज के सरबराह के लिए अमरीकी सदर की हिकमत अमली के साथ मुकम्मल हमाहंगी कायम रखना आसान नहीं था, और यही मुमकिन इख्तलाफात जनरल जॉर्ज की हटाने के पस पर्दा हम वजह हो सकते हैं। अब जनरल जॉर्ज की बरतरफी अमरीकी फ़ौज की क़यादत में इस वक्त के अहम तनाजुर को भी ज़ाहिर करती है। यह तब्दीली ना सिर्फ अंदरूनी इस्तेहकाम पर असर डाल सकती है, बल्कि फ़ौजी मनसूबाबंदी, ऑपरेशन की कारकर्दगी और ईरान के खिलाफ मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई पर भी असरअंदाज हो सकती है। अब सिर्फ अमरीका की जो अस्करी क़यादत में हलचल दिखाई नहीं दे रही, बल्कि यही मामला एग्जीक्यूटिव सतह पर भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि अमरीकी सदर की जानिब से अटॉर्नी जनरल पाम बोदी को ओहदे से हटाना, उनकी जगह साबिक वकील की तकर्री इसी सिलसिले की कड़ी मालूम होती है। दर हकीकत वो एप्स्टीन केस की निगरानी कर रही थी, लेकिन सदर ट्रंप के मुताबिक वो मामले को मौसर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही थी। एप्स्टीन केस की हसासियत और सदर ट्रंप की ज़ाती और सियासी साख से इसका बराह रास्त ताल्लुक है। इसीलिए इकदाम सदर की कानूनी और सियासी पोजीशन को मजबूत करने की गरज से किया गया है। यानी इस वक्त अमेरिका की एग्जीक्यूटिव और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी एक हलचल मालूम हो रही है, और इंटरनली भी प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत सारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। और ये जंग बैक वक्त मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर लड़ी जाने वाली जंग महसूस होती है, और हर गुजरते दिन के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप खुद अपने आप को इसमें ड्रैग करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये मामला और कितनी देगा ये देखने की बात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अमेरिका की जानिब से एक खलाई मिशन 50 साल में पहली बार चांद पर भेजा गया है। ये मिशन कहाँ तक पहुँचा है और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या अचीव कर पाएगा, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। 50 साल बाद आखिरकार इंसान एक बार फिर चांद की जानिब कदम रखने जा रहा है, और ये लम्हा साइंसी तारीख में एक नए दौर के आगाज़ की अलामत समझा जा रहा है। जैसा कि अमरीकी खलाई इदारे नासा ने RTS-2 मिशन के तहत खलाबाजों को चांद के गिर्द सफ़र के लिए भेज दिया है, जो सिर्फ एक तकनीकी मिशन नहीं है बल्कि मुस्तकबिल की खलाई हिकमत अमली का अहम मरहला भी है। इसी मिशन की खास बात यह है कि तकरीबन निसफ सदी बाद इंसान ज़मीन के निचले मदार से बाहर जा रहा है। इससे पहले 1960 और 1970 की दहाई में अपोलो प्रोग्राम के तहत इंसान चांद तक पहुँचे थे, लेकिन इसके बाद खलाई तहकीक ज़्यादा तर ज़मीन के मदार तक महदूद रही है। अब आर्टेमिस प्रोग्राम इस सफ़र को एक बार फिर आगे बढ़ाने की कोशिश में है, जिसका मकसद सिर्फ चांद तक जाना नहीं बल्कि मुस्तकबिल की मज़ीद खलाई मुहिम्मात के लिए बुनियाद रखना है।
इस मिशन के जरिए चांद के गिर्द तकरीबन 10 रोज़ा सफ़र किया जाएगा, जिसमें खलाबाज चांद के करीब जाकर इसके गिर्द चक्कर लगाएंगे और फिर ज़मीन पर वापस आएंगे। इस सफ़र का बुनियादी मकसद इंसानी खलाई सफ़र के उन तमाम निज़ामों को आजमाना है जो आइंदा चांद पर मुस्तकिल या फिर तवील क़याम के लिए ज़रूरी होंगे। इसमें खलाई जहाज़ की कारकर्दगी, अमले की सेहत और सलामती, तवील खलाई सफ़र के दौरान मवासलाती निज़ाम और दीगर तकनीकी पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। दरहकीकत ये एक तरह की आजमाइशी परवाज़ है जिसके बाद आइंदा मिशंस में इंसानों को चांद की सतह पर उतारने की तैयारी की जाएगी। अब चांद की जानिब दोबारा सफ़र करने का एक अहम मकसद साइंसी तहकीक भी है। साइंसदानों के मुताबिक चांद सिर्फ एक आसमानी जिस्म नहीं बल्कि खला में मुस्तकबिल की इंसानी सरगर्मियों के लिए एक अहम तजर्बागाह बन सकता है। चांद की सतह पर मौजूद बर्फ़, मादनियात और दीगर वसाइल मुस्तकबिल में खलाई तहकीकात को नई जहत दे सकते हैं। ख़ास तौर पर चांद के कुतबी इलाकों में पानी की बर्फ़ की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं, जिसे ना सिर्फ पीने के लिए बल्कि ईंधन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से चांद के मुख्तलिफ हिस्सों की साइंसी और माशी अहमियत बढ़ गई है और खलाई इदारे इन इलाकों तक रसाई हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं। इसके साथ साथ चांद को मुस्तकबिल के बड़े खलाई अहदाफ के लिए एक तरबियती मरकज़ भी समझा जा रहा है। साइंसदानों का मानना है कि किसी और सैयारे पर इंसान भेजने से पहले ज़रूरी है कि हम ये सीखें कि ज़मीन से बाहर तवील अरसे तक किस तरह जिंदा रहा जा सकता है। अब ये खलाई मिशन किस हद तक कामयाब होता है ये तो वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।